बच्चों, आज हम कक्षा 8 का सामाजिक विषय की तीसरी पुस्तक राजनीतिक विज्ञान की का तीसरा पाठ हमें संसद क्यों चाहिए का आगे का प्रकरण संसद की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। यानी भारतीय लोकतंत्र में संसद की क्या भूमिका है, संसद क्या क्या कार्य करती है। तो इससे पहले हमने पढ़ा कि जो संसद है वो सबसे पहले राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करती है कि सरकार किसकी होगी। जब सरकार बन जाती है और उसके बाद एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष होता है। फिर दूसरा कार्य है संसद का कि सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, यानी कि जो विपक्ष हैं, विपक्ष के सांसद हैं, वो सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं कि मैं इस क्षेत्र से सांसद हूँ और आपने मेरे क्षेत्र में, जैसे मानो कोई समस्या है, मान लो पानी की समस्या है कि ये पानी की समस्या है और आपने उसके लिए अभी तक क्या कार्य किए हैं, उस समस्या को दूर करने के लिए कौन कौन से कार्य करवाए हैं, क्या नीतियाँ बनाई हैं या आपकी क्या योजनाएँ हैं। तो इस तरह से वो प्रश्न पूछ सकते हैं। तो प्रश्न पूछना सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है। इससे क्या होगा कि इस प्रश्न पूछने के माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं कि सरकार कैसा काम कर रही है। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उनकी कमियों के प्रति आगाह भी किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल भी एक अहम भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि देखो एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष होता है, तो इस विपक्ष की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन के अंदर। वे क्या करते हैं, वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। तो इसके बाद देखो आगे कि सांसदों के प्रश्नों से सरकार को महत्वपूर्ण फीडबैक भी मिलता है और इसके चलते हुए सरकार चुस्त रहती है कि हमें ये कार्य करना है, जागरूक रहती है। इसके अलावा वित्त से संबंधित यानी धन से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण होती है। देखो यहाँ संसद शब्द की जो प्रयोग हो रहा है बार बार, तो हम संसद किसे कहते हैं, सभी सांसदों के समूह को ही तो संसद का है ना। इसीलिए यहाँ से संसद की मंजूरी से मतलब सभी सांसदों की मंजूरी। तो सभी सांसदों की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण होती है। यह उन कई तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उनका मार्गदर्शन करती है और उन्हें यह भी सूचित करती है। तो जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका होती है और यह भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम है। देखो हमने ये पढ़ा कि जो लोकतंत्र है उसमें लोगों की सरकार होती है, लोग अपना निर्णय लेते हैं, है ना। हमने पढ़ा था कि लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। तो लेकिन क्या है कि सारे लोग जाकर वहाँ अपना फैसला नहीं दे सकते, अपना निर्णय नहीं बता सकते, तब वो क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। तो इसीलिए कि जो ये जनप्रतिनिधि के रूप में सांसद है वो क्या करते हैं, सरकार को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करते हैं और ये सरकार को इन कंट्रोल करने में इन सांसदों की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद देखिए कि संसद का तीसरा कार्य होता है कानून बनाना। कानून बनाना भी संसद का एक महत्वपूर्ण काम होता है। तो इसके बारे में हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है संसद में कौन लोग होते हैं। देखो संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या अब बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए अब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पहले से बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे क्षेत्रीय दलों के सदस्य भी अब बढ़ गए हैं। जिन समूहों और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, वे भी अब चुनाव जीतकर पाने लगे हैं। देखो अगर हम
आज़ादी के बाद कुछ समय पहले यानी कुछ सालों पहले देखें तो संसद के अंदर जो है सिर्फ प्रबुद्ध वर्ग, बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे जो लोग थे वो ही आते थे, वो ही सांसद चुने जाते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ग्रामीण यानी ग्रामीण क्षेत्रों से भी सांसदों की संख्या बढ़ी है। दूसरा कि जैसे हमें पता है कि हमारा भारतीय लोकतंत्र है, इसमें हर वर्ग के, हर तरह के लोग, हर व्यक्ति वहाँ रहता है। तो विभिन्न समूहों के, विभिन्न तबकों के, जिनका अभी तक जैसे SC है, ST है, इनके जो कोई भी प्रतिनिधि था इनका संसद में नहीं था, तो अब इनके लिए भी इनके प्रतिनिधि हैं वो सांसद के रूप में संसद में बैठने लगे हैं। कैसे कि इनके लिए अब आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो देखो कि दलित और पिछड़े वर्गों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। नीचे एक तालिका लिखी हुई है जिससे ये पता लगेगा कि अलग अलग सालों में लोकसभा के लिए वोट डालने वाली आबादी का प्रतिशत कितना था। तो देखो ये रही यहाँ तालिका कि जैसे पहली लोकसभा का चुनाव हुए जब 1951 से 52 में, उस समय मतदान प्रतिशत था 61.16, यानी 61% लोगों ने वोट डाले थे। तो इस तरह से चौथी में भी 61 ही रहा। फिर 5वीं लोकसभा के जब चुनाव हुए तब 55%। तो इस तरह से देखो कभी ज़्यादा कभी कम, फिर ज़्यादा, फिर ये जो 3 साल हैं यहाँ पर लगभग स्थिर रहे चुनाव। और ये हैं 10वीं, 14वीं और 15वीं, इन लोकसभा के जो चुनाव थे यहाँ पर मतदान प्रतिशत है वो लगभग स्थिर था। फिर 16वीं लोकसभा के चुनाव हैं जो 2014 में हुए थे, इनमें एकदम से उछाल आया और 66% के लगभग मतदान हुआ। फिर 70वीं लोकसभा जो 2019 में चुनाव हुए थे उसमें 67.11% मतदान हुआ। तो देखो इस तरह से जो चुनाव है उनमें मतदान की प्रतिशत है वो बढ़ रही है। तो ये देखने में आया है कि प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र अपने समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता। देखो प्रतिनिधिमूलक का अर्थ है कि जो जनता के खुद नहीं जा सकती संसद के अंदर, तो वो क्या करते हैं कि अपना एक प्रतिनिधि संसद में भेजते हैं जिन्हें हम सांसद कहते हैं। तो इस तरह से ये जो प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र है वो पूरे समाज को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर सकता, वो अपनी उनकी बात को वहाँ पहुँचाने में असमर्थ रह सकते हैं। तो यह बात साफ दिखाई देने लगी है कि जब हमारे हित और अनुभव अलग अलग हैं तो एक ही समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज़ नहीं उठा सकते, है ना। तो देखो अलग अलग तरह के लोग रहते हैं हमारे भारत में, कोई SC समुदाय से है, कोई ST से है, तो अलग अलग समुदाय हैं, अलग अलग समूह हैं। तो एक समूह का एक व्यक्ति सभी समूह के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति ST के लिए आरक्षित की गई है, क्योंकि इन लोगों की खुद की क्या है, इनके खुद के इनके ज़रूरतें अलग हैं, इनके मांगें अलग होती हैं। तो इनकी ज़रूरतों और इनकी मांगों को पूरा करने के लिए संसद में कुछ सीटें हैं वो सुरक्षित रखी गई हैं। और ऐसा इसीलिए किया गया है ताकि इस चुनाव क्षेत्रों से केवल दलितों और आदिवासी उम्मीदवार ही जीते और संसद में उनकी उचित हिस्सेदारी भी हो। और उनसे ये उम्मीद भी की जाती है कि वे दलितों और आदिवासियों की ज़िंदगी से जुड़े हुए मुद्दों को ज़्यादा अच्छी तरह संसद में उठा सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम देखें महिलाओं के बारे में बात करें तो महिलाओं के लिए भी सीटों के आरक्षण का सुझाव पेश किया गया है। अब इस सवाल पर अभी भी बहस जारी है। देखो 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थीं और आज भी उनकी संख्या क्या है, 11% से थोड़ी सी ऊपर ही पहुंच पाई है। और जबकि अगर हम ये ध्यान दें तो जो आबादी है पूरे भारत की, जो कुल जनसंख्या है वो आधी आबादी औरतों की ही है। तो यह साफ हो जाता है कि संसद में उन्हें बहुत ही कम जगह मिल रही है। देखो यहाँ एक चित्र में भी आपको दिख रहा होगा कि ये महिलाएं बैठी हैं और ये सभी संसद हैं।
तो इसी तरह के मुद्दों की वजह से आज हमारे देश में कुछ ऐसे मुश्किल और अनसुलझे सवालों से जो है वो हमारा देश जूझ रहा है। तो क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाकई प्रातिनिधिक है या नहीं है? तो हम ऐसे सवाल पूछ सकते हैं और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं। यह बात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ताकत और उसमें भारत के लोगों की आस्था को झलकाती है। तो देखो कि इस तरह से हमने इस पाठ में पढ़ा कि सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि हमें संसद की आवश्यकता ही क्यों है, संसद की ज़रूरत क्यों है, हमें संसद क्यों चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारी संसद है वह देश के सभी नागरिकों को, वयस्क नागरिकों को निर्णय लेने में, फैसला लेने में उनकी हिस्सेदारी की स्वीकृति देती है और सरकार पर अंकुश रखने में भी मदद देती है। इसीलिए जो हमारी भारतीय लोकतंत्र है उसके अंदर संसद है वो महत्वपूर्ण प्रतीक है, एक मुख्य तत्व है। फिर हमने ये देखा कि लोगों को ये फैसले क्यों लेने चाहिए। देखो, आज़ादी से पहले हमारे भारत में अंग्रेज़ों का राज था। औपनिवेशिक शासन के दौरान क्या थे, लोग डरे हुए थे, तो वो अपने जीवन का, अपनी ज़रूरतों का फैसला खुद नहीं ले सकते थे। तो आज़ादी के बाद क्या था, सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले जो फैसले हैं उनमें हिस्सा लेने में अब सक्षम थे। उनके अंदर इतनी शक्ति थी, इतनी हिम्मत थी कि वो अपने जीवन के लिए फैसले खुद ले सकते थे। इसीलिए लोगों को फैसले लेने का अधिकार भी दिया गया और इसके लिए हमारे क्या रखा गया, इस बात को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के रूप में लोकतंत्र का प्रमुख सिद्धांत बनाया गया। फिर हमने ये पढ़ा कि देखो, प्रत्येक व्यक्ति तो संसद में जा नहीं सकते, है ना। तो वो क्या करते हैं कि ये सब मिलकर अपना एक प्रतिनिधि वहाँ भेजते हैं और सरकार को निर्णय लेने में मदद करते हैं। और ये पूरे देश को कई निर्वाचन क्षेत्रों में बंटा और हर निर्वाचन क्षेत्र से जो व्यक्ति या जो निर्वाचित सदस्य चुनकर जाता है वो जनता का प्रतिनिधि होता है। और ये सारे प्रतिनिधि जिस एक जगह, एक भवन में बैठते हैं उसे हमने संसद कहा और इसीलिए ये सांसद कहलाए। तो सभी सांसदों का समूह ही संसद होता है। फिर हमने पढ़ा कि संसद के क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहले तो ये था कि संसद के राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। तो देखो, लोकसभा में 545 सीटें होती हैं जिसमें से 2 सदस्य तो निर्वाचित किए जाते हैं, बाकियों के लिए चुनाव होता है। तो 543 में से आधे से अधिक जिस राजनीतिक दल के पास वोट होंगे या जो जीत जाएंगे उनको बहुमत प्राप्त होगा और बहुमत प्राप्त पार्टी ही अपनी सरकार बनाती है। और जो जीते लेकिन सरकार नहीं बना पाए वो क्या, विपक्ष कहलाता है। तो एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष। तो दूसरा कार्य था, इस तरह से वो चुनाव, इस तरह से वो सरकार बनाते हैं, राष्ट्रीय सरकार बन जाती है। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देने का कार्य करती है संसद। और तीसरा कार्य था कानून बनाना। तो कानून बनाने के बारे में हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। फिर ये कि संसद में कौन कौन से लोग होते हैं। तो संसद में सभी वर्ग के, सभी समूहों के, सभी तबकों के लोग जाते हैं, यहाँ तक कि महिलाएं भी सांसद चुनकर आ रही हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।